नमस्कार, सुप्रभात। आज हम स आज हम सभी लोग मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित दो बैलों की कथा नामक पाठ के अंतिम अवतरण का अध्ययन करेंगे। मैं सचिन कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, दोनों बैल काजी हौस की जब दीवारें गिरा देते हैं, काजी हौस की जब दीवारें गिर जाती हैं तो जो अचेत पड़े हुए अधमरे से जो जानवर होते हैं वह सब भाग के खड़े हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में सभी जानवर तो भाग जाते हैं। पहले घोड़ियाँ भागती हैं, फिर भैंसें भी चली जाती हैं, बकरियाँ भी चली जाती हैं, सब चले जाते हैं। गधे सोच रहे हैं, बैल पूछ रहे हैं कि आखिर तुम सब क्यों नहीं भाग रहे हो। वो कह रहे हैं कि फिर हम पकड़े गए तो इससे अच्छा, बाहर की दुनिया से अच्छा तो यही है। इस तरह से मोती उन्हें अपने सींगों से मार मार के किसी तरह से बाहर भगा देता है और हीरा की मोटी रस्सियों को काटने का प्रयत्न करता है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद भी वह हीरा की मोटी रस्सियों को काटने में असफल होता है। फिर उसी के पास आके बैठ जाता है। फिर हीरा उससे कहता है, तुम भी चले जाओ, नाहक बैठे हुए हो। तो मोती कहता है, एक सच्चे मित्र का यह दायित्व नहीं होता है कि जब उसका मित्र संगी किसी कठिनाई या समस्याओं में घिर जाए तो ऐसी स्थिति में उसका हाथ साथ छोड़ दे। फिर हीरा कहता है, नहीं जाओगे तो बहुत मार पड़ेगी, सभी लोग यही समझेंगे कि तुम्ही ने दीवार गिराई है। मोती कहता है, कोई बात नहीं, मार पड़ने दो। फिर आगे देखिए, पेज नंबर 16 से देखें। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ पर बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तीर भी न डाला और चारे का एक तिनका भी उन बैलों को नहीं डाला गया। फिर एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। और इस तरह से दिन भर में एक बार पानी बस पिला दिया जाता था, यही उनके जीवन का आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, ठठरियाँ निकल आई थी। दोनों बैल इतने कमज़ोर होते जा रहे थे दिन के प्रतिदिन कि उनकी ठठरियाँ मतलब हड्डियाँ दिख रही थी और उनके अंदर उठने भर की ताकत भी नहीं थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी मतलब कि बाजा बजने लगा। आसपास के जितने भी लोग भी थे सब एकत्र होने लगे और बहुत से ऐसे लोग थे जो दूर दराज से व्यापारी के रूप में वहाँ आ गए। फिर डुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए। तब दोनों मित्र मतलब हीरा और मोती वहाँ निकाले गए। फिर उनकी देखभाल होने लगी और इस तरह से उनकी देखभाल होने लगी अथवा उन्हें नहलाया गया, कुछ दाना खिलाया गया। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। इस तरह से लोग आते हैं, उनकी सूरत देखते हैं और मन फीका करके चले जाते हैं। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा। लोग आपस में बात भी करते हैं, ऐसे मरे मरे दुर्बल बैलों का कौन खरीदार होगा। सहसा तभी एक दरियल सा आदमी, दरियल में जिसके दाढ़ी बड़े बड़े थे, आदमी जिसकी आंखें लाल थी, भारी भारी लाल लाल आँखों वाला, वह एक मुद्रा अत्यंत कठोर और स्वभाव से देखने में बहुत निर्दयी लगता था, कठोर लगता था, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में अंगुली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा और दोनों बैलों के कूल्हे में अंगुली धंसा दी। और वहाँ काजी हौस का जो मुंशी है उससे वह बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर
अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल काँप उठे। उसका चेहरा देखने के बाद अंतर्मन से दोनों जो मित्र हैं हीरा मोती काँप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है? दोनों के मन में एक ही प्रश्न है, वह आदमी कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, उनका मूल्यांकन क्यों कर रहा है? इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। थोड़े ही देर में उनके संदेह स्पष्ट हो गए। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से गहरी नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नहा के भागे। नाहक मतलब बेकार। हीरा कहता मोती से, हम बेकार में उनके घर से भागे। किसके? गया के। नाहक भागे, अब जान न बचेगी, लगता है हमारी जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं। मोती भी कहता है कि धैर्य को रखो, कहते हैं कि भगवान सबकी भला करते हैं, फिर उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के द्वारा हमारे ऊपर भी दया आएगी। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। कहते हैं कि भगवान की नज़र में भी मरना जीना दोनों बराबर है, तो कोई बात नहीं, उसके पास भी रहने का एक अनुभव प्राप्त हो जाएगा। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या अब न बचाएंगे? एक बार तो भगवान अपना दूत उस लड़की को बनाकर भेजे थे, जिसके माध्यम से हम बच गए थे। अब क्यों नहीं बचाएंगे? अभी भी बचाएंगे। इस तरह से ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। दोनों बैल आपस में बात करते हैं कि आदमी छुरी चलाएगा, मार डालेगा, तो क्या चिंता है? मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। फिर कहते हैं कि क्या चिंता है, हमारे मांस भी किसी के काम आ जाएंगे, हमारे खाल मतलब चमड़ी भी काम आ जाएगी, सींग हड्डी सब किसी न किसी काम के उपयोग में आ जाएंगे। नीलाम होने के बाद दोनों मित्र उस दरियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। बेचारे इतने कमज़ोर थे, चलने की भी उनके अंदर शक्ति नहीं थी, लेकिन भय के मारे भागे भागे जा रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। क्योंकि जरा सा भी चलना कम करते थे, जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ मतलब समूह हरे भरे हार मतलब चरागाह में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, सभी चर रहे थे स्वतंत्र होकर, सब प्रसन्न थे, चिकने चपल, और खाने पीने से उनकी शरीर काफ़ी चिकनी स्वस्थ लग रही थी। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर जब जानवर ज़्यादा खा लेते हैं तो मुंह को हमेशा चलाते हैं, उसी को पागुर। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। लेकिन दोनों बात कर, लेकिन दोनों कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी। इन जानवरों की चिंता नहीं है, ये उनके दो भाई अर्थात हम दोनों भी जानवर बंधक बने हुए हैं, बधिक के हाथों हम चले जा रहे हैं। उन्हें हमारी दुख को देखकर जरा सा भी दुख नहीं। सहसा दोनों को मालूम हुआ कि ये परिचित रहा है। दोनों को सहसा मालूम चला ये तो परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था, इसी रास्ते से तो गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी और जैसे लगा उनके पाँव में उत्साह आने लगे। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपना ही हार आ गया। ये तो अपना चरागाह आ गया, जहाँ हम लोग चरने आया करते थे। इसी कुएं पर तो हम पूर चलाने आया करते थे, और यही कुआं है। पूर मतलब कि जिस विधि से हम खेतों की सिंचाई करते हैं, रहट विधि से, उसको पूर के नाम से। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया, भगवान की बड़ी कृपा हुई। मैं तो अब भागता हूँ, अब हम भागते हैं। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़ कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे।
और इस तरह से दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दरिया में पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे और एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दरियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। इस तरह से दरियल जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ। मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का अख्तियार मतलब अधिकार नहीं है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। दरियल आदमी बोलता है, मैं थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। अजूरी काशी कहता है, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दरिया झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया और जैसे दरियल आदमी जबरदस्ती उन बैलों को पकड़ना चाहा, तैसे ही मोती ने सींग चलाना शुरू कर दिया। दरियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दरियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका और पर वहाँ दरियल का रास्ता देख रहा था। दरियल आदमी जो मवेशी खाने से उन बैलों को खरीद कर अपने घर ले जा रहा था। दरियल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर्य की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे और गांव के लोग तमाशा देखते और हंसते थे। जब दरियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं वे मारे न छोड़ता। मोती कहता, यदि वह मुझे पकड़ने का प्रयास करता दोबारा तो बिना मारे मैं उसे छोड़ता नहीं। अब न जाएगा, अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा। कहते हैं आएगा दूर से खबर लूँगा, कैसे ले जाता है? जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा पर उसके काम न आऊँगा। मोती कहता है, मर जाऊँगा लेकिन उसके काम नहीं आऊँगा। हमारी जान का कोई जान ही नहीं समझता, हम बेजानों की जान को कोई जान नहीं समझता। इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, क्योंकि हम लोग इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अजोरी काची की जो पत्नी है वह भी आकर उन दोनों बैलों के माथे चूम। देखिए, तो पाठ खत्म हो गया। इस कहानी से हमें मुंशी प्रेमचंद जी क्या बताना चाहते हैं, क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस तरह से जानवर अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए कभी जीवन में हार नहीं मानते हैं, हर संभव हर प्रयास करते हैं, उसी तरह से मुंशी प्रेमचंद जी ने उन सभी भारतीय नवयुवकों के लिए, उन भारतीय लोगों के लिए जागरूकता लोगों के अंदर पैदा करने का प्रयास करते हैं कि हमें यह नहीं मानना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार के जो जंजीरें हैं बहुत लंबी हैं, उनसे हम आज़ाद नहीं हो सकते। हमें हर संभव हर परिस्थिति में आज़ाद होने के लिए जद्दोजहद करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। यदि जानवर होते हुए भी वो आज़ाद होने के लिए हमेशा संघर्ष कर सकते हैं, हमेशा वह आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो हम तो इस संसार के सबसे बुद्धिजीवी प्राणियों में हमारी गणना होती है। एक
बुद्धिमान मानव या प्राणी होने के नाते हमारा ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम अपने देशवासियों को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए अपने यदि प्राणों का भी न्यौछावर बलिदान देना पड़े तो हमें देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यह उस समय देखने को मिलता है जब हीरा मोती से कहता है कि दीवार गिर जाएगी तो ये 9-10 जो प्राणी हैं जानवर, इनकी तो जान बच जाएगी, भले हमारी जान जाएगी लेकिन 10 प्राणियों की जान बच। तो व्यक्ति को यह नहीं कभी सोचना चाहिए कि हमारी यदि स्वतंत्रता दिलाने में या प्राप्त करने में यदि हमारी जान चली जाए तो हमें क्या फायदा। कम से कम आपके बलिदान से देश में जो दूसरे लोग हैं उनका जीवन यदि सुरक्षित हो जाता है तो आपका जो बलिदान है वह सार्थक है। तो मुंशी प्रेमचंद जी अपनी इस कहानी के माध्यम से, दो बैलों की कथा के माध्यम से मानव समाज को यह संदेश देने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो जीवन है वह बस व्यक्तिगत लाभ हानि सुख सुविधा के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा जीवन सामाजिक होना चाहिए। समाज के कल्याण के लिए यदि जीवन का समर्पण भी करना पड़े तो व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है।